हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 19 एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझाना है, इसका मतलब, स्कोप और फोकस। फिर हमें बताना है कि इंसान और एनवायरनमेंट का रिश्ता कैसा है, यानी एनवायरनमेंट का इंसान पर क्या असर पड़ता है और इंसान अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदलता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इंसान और उसके फिजिकल सराउंडिंग्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करती है। ये देखती है कि एनवायरनमेंट इंसान के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर पर क्या इफेक्ट डालता है और इंसान अपने एक्शन से एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करता है। ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्किटेक्चर और जियोग्राफी जैसे फील्ड से आइडियाज लेता है। आज के टाइम में अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। डेफिनेशन। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का मतलब है ह्यूमंस और उनके नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन का साइंटिफिक स्टडी। बैकग्राउंड। 1960 के बाद ये फील्ड डेवलप हुई जब साइकोलॉजिस्ट्स ने समझा कि ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से नहीं समझा जा सकता, एनवायरनमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कर्ट ल्यूइन का फील्ड थियरी B=F=P=A यहाँ रेलेवेंट है। मेन आइडिया, ये सिर्फ एनवायरनमेंट के इफेक्ट को स्टडी करना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि लोग अपने एनवायरनमेंट को कैसे परसीव और मॉडिफाई करते हैं। 2. ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट। इंसान का इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्शंस का रिजल्ट होते हैं। बिल्ट एनवायरनमेंट। सिटीज, बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ह्यूमंस बनाते हैं अपनी नीड्स के लिए, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है जैसे ओवरक्राउडिंग और पॉल्यूशन। एग्जाम्पल, दिल्ली में पॉल्यूशन काफी हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज की वजह से है। 3. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमंस। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ग्रीनरी, ओपन स्पेसेस और नेचुरल एनवायरनमेंट स्ट्रेस कम करते हैं, जबकि नॉइस और क्राउडिंग एंजाइटी और एग्रेशन बढ़ते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट। क्लीन एनवायरनमेंट हेल्थ इंप्रूव करता है, जबकि पोल्यूटेड या डर्टी एनवायरनमेंट डिजीजेस स्प्रेड करता है। सोशल बिहेवियर। टेरिटोरियलिटी और स्पेस यूज डिसाइड करते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। ओवरक्राउडेड एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हैं। थियरीज। अराउजल थियरी कहता है कि ओवर स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट स्ट्रेस बढ़ता है और रिस्टोरेटिव एनवायरनमेंट रिलैक्सेशन देता है। 4. डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। दो तरफा रिश्ता। इंसान एनवायरनमेंट को चेंज करता है और एनवायरनमेंट इंसान के बिहेवियर को चेंज करता है। क्लाइमेट चेंज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी आज के टाइम में इको फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली स्पेसेस डिजाइन करने पर फोकस करता है। एप्लीकेशंस। वर्कप्लेसेस को ऐसे डिजाइन करना जहां स्ट्रेस कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्लासरूम्स जैसे सॉफ्ट और ओपन प्लान डिजाइन, जहां लर्निंग इंप्रूव हो। हेल्थ केयर सेटिंग्स जहां नेचुरल लाइट और ग्रीनरी रिकवरी स्पीड अप करती है। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो इंसान और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को समझाता है। ये हमें दिखाता है कि एनवायरनमेंट हमारे हेल्थ और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और हम अपने एक्शन से एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। अगर हम इस रेसिप्रोकल रिलेशन को समझ कर चलेंगे तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों अचीव कर सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe soft classroom and open plan classroom. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 important classroom designs को समझना है, soft classroom और open plan classroom. दोनों का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनका लर्निंग पर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
क्लासरूम का डिजाइन स्टूडेंट्स के लर्निंग और बिहेवियर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी यह कहती है कि अगर लर्निंग स्पेस फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल हो तो स्टूडेंट्स ज्यादा मोटिवेट और क्रिएटिव होते हैं। इसी सोच के साथ सॉफ्ट क्लासरूम और ओपन प्लान क्लासरूम कॉन्सेप्ट्स आए। दोनों का एम है ट्रेडिशनल रिजिड क्लासरूम को तोड़ना और एक नया इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना। मेन बॉडी। 1. सॉफ्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट। सॉफ्ट क्लासरूम एक ऐसा स्पेस होता है जहां कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस होता है। यहां रिजिड बेंचेस की जगह कुशन्स, बीन बैग्स, मूवेबल चेयर्स और सॉफ्ट लाइटिंग होती है। एनवायरनमेंट ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होता है जो स्टूडेंट्स को फ्री और क्रिएटिव बनाता है। की फीचर्स। नेचुरल लाइट और कलरफुल वॉल्स, इजीली मूवेबल फर्नीचर, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट फॉर फ्री एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, रीडिंग कॉर्नर जहां स्टूडेंट्स बीन बैग पर बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। 2. सॉफ्ट क्लासरूम के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस। कोऑपरेटिव और पार्टिसिपेटिव लर्निंग को प्रमोट करता है। स्ट्रेस कम होता है और स्टूडेंट की वेलबीइंग बढ़ती है। डिफरेंट लर्निंग नीड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूसिव होता है। लिमिटेशंस। डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन काफी होता है। ओवरक्राउडेड स्कूल्स में फीजिबल नहीं होता। 3. ओपन प्लान क्लासरूम का कॉन्सेप्ट। ओपन प्लान क्लासरूम एक बड़ा हॉल जैसा होता है जहां वॉल्स नहीं होते। मल्टीपल टीचर्स और स्टूडेंट ग्रुप्स एक हाई स्पेस में पढ़ते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज और टीम टीचिंग मेथड्स को सपोर्ट करता है। की फीचर्स। वॉल्स की जगह मूवेबल पार्टीशंस, लार्ज स्पेस शेयर्ड बाय मेनी ग्रुप्स, फ्लेक्सिबल फर्नीचर और टेक्नोलॉजी काउस। एग्जाम्पल, स्कूल हॉल जहां अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रुप्स एक साथ पढ़ रहे होते हैं, मूवेबल डिवाइडर्स के साथ। 4. ओपन प्लान क्लासरूम के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस। सोशल इंटरेक्शन और टीम वर्क प्रमोट होता है। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स पॉसिबल होते हैं। स्पेस और रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज होता है। लिमिटेशंस। नॉइस और डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं। प्राइवेसी कम होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट टफ हो जाता है। 5. सॉफ्ट vs ओपन प्लान क्लासरूम कंपैरिजन। फ्लेक्सिबिलिटी। सॉफ्ट क्लासरूम कंफर्ट और इनफॉर्मेलिटी देता है, ओपन प्लान स्पेस और कोलैबोरेशन पे फोकस करता है। डिसिप्लिन। ओपन प्लान में डिसिप्लिन चैलेंज होता है, सॉफ्ट क्लासरूम में इनफॉर्मल बिहेवियर रिस्क होता है। एप्लीकेबिलिटी। सॉफ्ट क्लासरूम छोटे ग्रुप्स और क्रिएटिव लर्निंग के लिए बेस्ट है, ओपन प्लान लार्ज स्केल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। कंक्लूजन। दोनों डिजाइन्स, सॉफ्ट क्लासरूम और ओपन प्लान क्लासरूम, ट्रेडिशनल रिजिड क्लासरूम को तोड़ने की कोशिश है। सॉफ्ट क्लासरूम इमोशनल कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जबकि ओपन प्लान क्लासरूम कोलैबोरेशन और स्पेस शेयरिंग प्रमोट करता है। दोनों के अपने बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं, लेकिन एक आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट वही होगा जिसमें दोनों अप्रोचेस का बैलेंस हो। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the term urban public space. Discuss public space as key to sustainable cities. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहले हमें अर्बन पब्लिक स्पेस का मतलब और उसकी खासियत बतानी है। दूसरे पार्ट में हमें समझना है कि पब्लिक स्पेसेस सस्टेनेबल सिटीज बनाने में क्यों जरूरी होते हैं। आंसर में डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल सब कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्बन पब्लिक स्पेस का मतलब है शहर के ऐसे जगह जो सभी लोगों के लिए खुली और एक्सेसिबल हो, चाहे उनका बैकग्राउंड या स्टेटस कुछ भी हो। इसमें पार्क्स, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, लाइब्रेरीज और प्लेग्राउंड्स शामिल होते हैं। ये सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रिसोर्सेज भी होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अर्बन पब्लिक स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ प्रमोट करते हैं और एनवायरनमेंट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 भी सेफ और इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस को हाईलाइट करता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन पब्लिक स्पेस। ये जगह हर किसी के लिए ओपन और फ्री होती है। एग्जाम्पल्स, स्ट्रीट्स, साइडवॉक्स, कम्युनिटी गार्डन्स और रिक्रिएशनल पार्क्स। फीचर्स, इंक्लूसिविटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी और मल्टीफंक्शनलिटी। ये जगह लोगों को एक साथ लाती है और उनकी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का मौका देती है। एग्जाम्पल, कनॉट प्लेस, दिल्ली या मरीन ड्राइव, मुंबई जैसे स्पेसेस अर्बन कल्चर का सिंबल है। 2. फंक्शंस ऑफ अर्बन पब्लिक स्पेस। सोशल फंक्शंस।
लोगों के बीच इंटरेक्शन और बॉन्डिंग होती है। साइकोलॉजिकल फंक्शंस, स्ट्रेस कम करते हैं और रिलैक्सेशन देते हैं। इकोनॉमिक फंक्शंस, स्ट्रीट वेंडर्स और टूरिज्म इन्हीं स्पेसेस पर फ्लोरिश करते हैं। पॉलिटिकल फंक्शंस, प्रोटेस्ट और पब्लिक डिबेट्स के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। केस स्टडी, दिल्ली का जंतर मंतर हमेशा प्रोटेस्ट साइट रहा है जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को दिखाता है। 3. अर्बन पब्लिक स्पेस और सस्टेनेबल सिटीज। ये स्पेसेस अर्बन स्ट्रेस कम करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ते हैं। ग्रीन स्पेसेस एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं और हीट आइलैंड इफेक्ट कम करते हैं। वॉकेबिलिटी और साइकिलिंग प्रमोट करके पोल्यूशन कम करते हैं। सभी सोशल ग्रुप्स को इक्वल एक्सेस देते हैं जो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल, बोगोटा, कोलंबिया ने अपने शहर में पेडेस्ट्रियन और साइकिलिंग जोन्स बनाकर सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव की है। 4. चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शंस। चैलेंजेस, एनक्रोचमेंट, ओवर कमर्शलाइजेशन, सेफ्टी इश्यूज और मेंटेनेंस की कमी। फ्यूचर डायरेक्शंस, अर्बन प्लानिंग में पब्लिक स्पेसेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। स्मार्ट सिटीज में टेक्नोलॉजी से इनका मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से सस्टेनेबिलिटी और ओनरशिप बढ़ाई जा सकती है। रेफरेंस, यूएन हैबिटेट का राइट टू द सिटी पब्लिक स्पेसेस की इक्विटी और इंक्लूसिविटी को हाईलाइट करता है। कंक्लूजन, आखिर में अर्बन पब्लिक स्पेसेस सिर्फ खुली जगह नहीं बल्कि सस्टेनेबल अर्बन लाइफ के लाइफलाइंस है। ये सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल रोल्स प्ले करते हैं। अगर सिटीज को ट्रूली सस्टेनेबल बनाना है तो एक्सेसिबल और इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस का होना बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Elucidate the environmental cues for designing healthcare setting. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हेल्थ केयर सेटिंग्स जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम डिजाइन करते वक्त कौन से एनवायरमेंटल क्यूज या डिजाइन फैक्टर्स ध्यान देने चाहिए। यह क्यूज पेशेंट की रिकवरी, स्टाफ की परफॉर्मेंस और ओवरऑल हीलिंग प्रोसेस पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। हेल्थ केयर सेटिंग सिर्फ इलाज की जगह नहीं होती बल्कि एक हीलिंग एनवायरनमेंट होती है जो पेशेंट की रिकवरी, स्टाफ की एफिशिएंसी और उनकी मेंटल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करती है। एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी बताती है कि डिजाइन के छोटे छोटे क्यूज जैसे लाइट, कलर, साउंड, प्राइवेसी और नेचर एक्सपोजर रिकवरी और सेटिस्फैक्शन पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं। आइए इन इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंटल क्यूज को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. फिजिकल लेआउट और स्पेस अरेंजमेंट, वे फाइंडिंग और एक्सेसिबिलिटी। क्लियर साइनेज और सिंपल लेआउट से पेशेंट और विजिटर्स को घूमने फिरने में कंफ्यूजन कम होता है। फंक्शनल जोन्स, अलग अलग एरिया, वेटिंग, कंसल्टेशन, इमरजेंसी प्रॉपर्ली सेपरेट होने से एफिशिएंसी बढ़ती है। एग्जाम्पल, कलर कोडेड हॉलवेज हॉस्पिटल्स में नेविगेशन इजी बनाते हैं। 2. लाइटिंग और कलर, नेचुरल लाइट, सूरज की रोशनी से मूड बेटर होता है और रिकवरी फास्ट होती है। आर्टिफिशियल लाइटिंग, बैलेंस लाइटिंग डॉक्टर्स और नर्सेस की फटीग कम करती है। कलर्स, सॉफ्ट कलर्स रिलैक्सेशन देते हैं, ब्राइट कलर्स एनर्जी और अलर्टनेस बढ़ते हैं। केस स्टडी, रिसर्च कहता है कि नेचुरल सनलाइट वाले रूम्स में पेशेंट्स जल्दी रिकवर करते हैं। 3. नॉइस और अकूस्टिक्स, नॉइस रिडक्शन, एक्सेसिव नॉइस स्ट्रेस और नींद डिस्टर्ब करता है। अकूस्टिक पैनल्स और साउंड प्रूफ डिजाइन जरूरी है। पॉजिटिव साउंड्स, वेटिंग रूम्स में सॉफ्ट म्यूजिक या नेचुरल साउंड्स एंजाइटी कम करते हैं। एग्जाम्पल, एनआईसीयू में नॉइस कंट्रोल डिजाइन से इन्फेंट्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। 4. नेचर और हीलिंग एनवायरनमेंट, बायोफिलिक डिजाइन, प्लांट्स, गार्डन्स और नेचुरल व्यू से मूड बेटर होता है और रिकवरी तेज होती है। विंडो व्यूज, ग्रीनरी देखने वाले पेशेंट्स ब्लैंक वॉल देखने वालों से जल्दी रिकवर करते हैं। हीलिंग गार्डन्स, आउटडोर गार्डन स्टाफ और पेशेंट दोनों को स्ट्रेस रिलीफ देते हैं। 5. प्राइवेसी और पर्सनल कंट्रोल, पेशेंट प्रिवेसी, कर्टन्स, पार्टीशंस और प्राइवेट रूम्स डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। कंट्रोल, अगर पेशेंट लाइटिंग, टेम्परेचर या बेड अरेंजमेंट कंट्रोल कर सके तो उनका कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। एग्जाम्पल, पेशेंट्स ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं जब उन्हें अपने रूम की लाइटिंग या टेम्परेचर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। 6. हाइजीन और सेफ्टी क्यूज, क्लेनलीनेस, साफ और हाइजीनिक जगह से इन्फेक्शन रिस्क कम होता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। सेफ्टी फीचर्स, नॉन स्लिपरी फ्लोर्स, वेंटिलेशन और वाइड कॉरिडोर्स सभी के लिए सेफ होते हैं।
कंक्लूजन। आखिर में हेल्थ केयर सेटिंग एक मेडिकल स्पेस के साथ साथ एक हीलिंग और साइकोलॉजिकल स्पेस भी होती है। लेआउट, लाइटिंग, नॉइस, नेचर, प्राइवेसी और हाइजीन जैसे एनवायरनमेंटल क्यूज पेशेंट की रिकवरी और स्टाफ के काम दोनों को पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। अगर हेल्थ केयर डिजाइन में एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी का यूज किया जाए तो आउटकम और भी बेहतर हो सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।